Hello students, welcome again. Today we start our next chapter, that is atoms and molecules. Right? आपने previous chapter में matter के बारे में पढ़ा. Matter smallest particles से मिलकर बनता है. States of matter हमने बहुत अच्छे से consider की. जो smallest particle consider किए गए हैं matter को बनाने के लिए, उन्हीं को Indian philosopher और इंडियन साइंटिस्ट बोल लीजिए, महर्षि कनाड नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते 16th सेंचुरी में, या महर्षि के नाम से उनको जानते हैं. तो उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों का मैटर बना हुआ है, मैटर को उन्होंने नाम दिया पदार्थ का. कहा जिन चीज़ों का मैटर बना हुआ है वो बहुत ही छोटे होते हैं और लगभग इनडिविजिबल होते हैं, तो उनको उन्होंने परमाणु कहा. परमाणु को ही हम एटम पढ़ते हैं. ठीक है. डेमोक्रेट्स हुए लेटरली 16th सेंचुरी में ही कोई डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने एटमोस वर्ड से नाम रखा एटम. एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल. इनडिविजिबल जो कि जिनका डिवीज़न नहीं किया जा सकता. तो जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के बने होते हैं और वही हम आगे चल के अलग अलग रूप में उनको पढ़ते हैं. 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए एंटोनी एल लेवशर. LAVOISIER. इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा गया. एंटोनी एल लेवशर और जोसेफ प्रॉस्ट इन्होंने मिलकर ये कहा कि अकेले एटम कहने से कुछ नहीं होता. जितनी भी चीज़ें हम हमारे चारों तरफ देखते हैं ये किसी न किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होती है. कुछ न कुछ ऐसा हो रहा होता है, कुछ न कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसके कारण हमें कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में नया मिल रहा है. तो कह रहे हैं कि कुछ रूल्स होते हैं इन चीज़ों के. ऐसे नहीं है कोई सॉलिड उठा और लिक्विड से मिल गया कुछ भी बना दिया. कुछ रूल्स होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के आपस में इंटरैक्ट करने के. उन रूल्स को, उन इंटरैक्शन मीडियम्स को ही इन दोनों साइंटिस्टों ने नाम दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रोसेस के तरीके, या यूँ लगा लीजिए इन नियमों से ही हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस देखते हैं वही पॉसिबल हो पाई. ठीक है. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेसिक इस चैप्टर में हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो करने वाले हैं, वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं. हम क्या करने वाले हैं. एटम्स क्या हैं हमने ये पढ़ना है. एटम्स मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं हमने ये पढ़ना है. मॉलिक्यूल्स के साथ हम इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं. ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जो हम कंटिन्यूअसली डिस्कस करते चलेंगे और हमें उनके बारे में आगे धीरे धीरे सब कुछ मालूम चलता जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने देखा. तो सबसे पहला लॉ यहाँ क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आप ये कह सकते हो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये कंजर्व हो जाता है. ना तो हम इसको बना सकते हैं ना ही हम इसको मिटा सकते हैं. ये सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कंजर्व हो जाता है. ठीक है. स्टेट्स से याद आता है कि हम स्टेट्स की मैटर की तीन स्टेट्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये याद रखने की बातें होती हैं बेटा, क्योंकि जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर हमारे पास ये स्टेट्स ही रिएक्ट करती हैं. लेकिन जो रिएक्टेंट सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है रिएक्ट करने का, जिसको हम क्या बोलेंगे, एटम. ठीक है. आप हिंदी में इसको परमाणु बोल सकते हैं. तो एटम ही है जो एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है. थोड़ा सा इधर आइए. किसी रिएक्शन के अंदर हमें पता कैसे चला कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है. केमिकल कॉम्बिनेशन तो हो ही रही है कि देखिए ये हाइड्रोजन जो गैस है, ये ऑक्सीजन जो गैस है, दोनों रिएक्ट करके वाटर जो लिक्विड है इसको बना रहे हैं. है ना एक मिरेकल.
हमारी सोच कैसे है कि हाइड्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो पानी ही पानी क्यों नहीं गिर रहा? इतना सारा पानी हो जाना चाहिए था, इतनी हाइड्रोजन है, इतनी ऑक्सीजन है, तो पानी ही पानी क्यों नहीं गिर रहा? यही तो है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम ओवरकम करके कुछ भी नहीं कर सकते या कोई भी पार्टिकल नहीं कर सकता। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोई प्रोसेस होती है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोई रिएक्शन होती है। अब मैंने आपके सामने यहाँ कुछ लिखा, इस तरीके को लिखने को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर, इसको ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को रिएक्टेंट कहा जाता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट को प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए ये मेरा इधर क्या है, राइट, ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, प्रोडक्ट में वाटर है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हाइड्रोजन को हमने सिंबॉलिकली H लिखा है, ऑक्सीजन को हमने सिंबॉलिकली O लिखा है, वाटर को हमने सिंबॉलिकली H2O लिखा है। हाइड्रोजन अपने यहाँ पर जो नंबर है ये एक्चुअल में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम काम कर रहे हैं, 2 एटम काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम काम कर रहे हैं, 2 एटम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक इनको प्रॉपर वे में लिखा है ताकि कोई मीनिंग बने, कोई मीनिंगफुल बात हमारे लिए हो और हम केमिकल रिएक्शन करवा सकें। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ने के लिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक पॉइंट्स और व्यूज़ आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि हमें हर एक एलिमेंट के सिंबल देखने। बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में या अब तक के हमारे जितने साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरीज की हैं उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया है, उसमें जितने भी डिस्कवर एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स लिखे गए हैं, ठीक है। हम उनको याद भी करेंगे और वही सिंबल यहाँ अप्लाई होते हैं, हम कभी यहाँ पर डायरेक्ट नाम नहीं लिखते। ये केमिकल रिएक्शन हमेशा सिंबल्स के बेसिस पे चलती है। और एक बात मैं आपको कंसिडर कर दूं, सिंगल एटम कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो वो एटम अकेला ना रहकर किसी के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, खुद के साथ ही क्यों ना जुड़ जाए, तब जाकर वो कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ एटम्स को दोनों तरफ काउंट करना है कि दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं। देखिएगा इधर अगर मैं ये पहले से लिखी हुई ये 2 वर्ड हटा दूं तो आपके सामने अभी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ये एक सिंगल एटम बोला जाएगा, ये एक सिंगल सिंबल एक सिंगल एटम बोला जाएगा। यहाँ 2 लिखा है तो मतलब कितने हैं, 2 हैं। ये ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, यहाँ पर 2 लिखा है तो भी कितने हो गए, 2। यानी हमारे रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। हम हमारे प्रोडक्ट साइड आते हैं, ये एक सिंबल है जो हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, इसके कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, 1। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। देखिए दोनों तरफ एटम बराबर नहीं हुए, हाइड्रोजन के तो हो गए लेकिन ऑक्सीजन के तो बराबर नहीं हुए। तो मुझे ये पहले बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए मैं इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे ऐसा कोई इंटीजर लगाऊं जो इनको बराबर कर सके। यहाँ पर अगर 1 माना है तो मैं 1 लगाऊंगी तो 1 इंटू में 1 ही रहेगा। तो मैं क्या लगा कर देखूं, मैंने 2 लगा कर देखा। जितने भी यहाँ पर जो सिंबल के पैर के पास जो नंबर होते हैं उनसे हम इस इंटीजर का मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया इसको, 1। तो 2 इंटू में 2, देखो ये 2 है जो कि पहले ही पता है, 2 एटम है हमारे। 2 इंटू में 2 कितना हो गया बेटा, 4 है ना। 2 इंटू में 1 कितना हो गया, 2। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4। बात समझ में आ रही है। अच्छा इधर आते हैं,
यहां पर कितने एटम थे 2, यहां कितने एटम थे 2। देखो ऑक्सीजन के तो उससे बराबर हो गए, अब हाइड्रोजन के में गड़बड़ हो गई, लेकिन यहाँ प्लस का निशान है यानी ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैं अगर यहाँ पर भी कोई इंटीजर लगाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, जैसे मैंने 2 लगा दिया, तो 2 × 2 में 2 कितने हो गए 4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4, इधर भी हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2। तो एटम बराबर हुए या नहीं, हो गए ना एटम बराबर, भाई राइट हैंड साइड भी हो गए लेफ्ट हैंड साइड भी हो गए, एटम बराबर हो गए। अब आप कहोगे मास का जिक्र कहाँ है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ है। लैक्टिक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, ये टर्म भी हमारी आगे आएगी जब साइंटिस्ट ने, किसी भी साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी करता है उसको किसी न किसी खूबी से पहचान कर उसको कहीं ना प्रॉपरली प्लेस दिया जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने एटॉमिक मास को एक प्रॉपर्टी बनाया, एक प्रॉपर्टी समझा कि उसको वे करके देखा, तोल कर देखा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जगह दी गई। तो इनका भी कुछ मास होता है, हर एक एलिमेंट का मास होता है, चाहे वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन कुछ भी हो, हर एक एलिमेंट का अपना मास होता है। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो नियर अबाउट 1 ग्राम है। देखो है तो 1.008 ग्राम, लेकिन हम इसको 1 ग्राम ही बोल देते हैं। तो एक H का मास है 1 ग्राम। कितने H है यहाँ पर 4 है ना भाई। अगर एक H का मास 1 ग्राम है तो ये कितने हैं 4 है, तो 4H का मास कितना हो गया 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 ग्राम। तो इसके 2 एटम का मास कितना हो गया, अगर एक एटम का 16 है तो 2 एटम का कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 32 ग्राम। तो 32 + 4 है ना, ये मास ही तो है 4 ग्राम, ये मास ही तो है 32 ग्राम। अगर 32 + 4 हम इसको प्लस करते हैं तो हमें कितना ग्राम मिल रहा है 36। ये ध्यान रखना ये किस साइड है, रिएक्टेंट साइड चल रहा है, यानी कि इस रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में हमारा जो टोटल मास है वो कितना है 36 ग्राम। राइट, अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एटम्स हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का मास था, एक एटम का मास था 1 ग्राम। तो हमारे पास तो टोटल 4 एटम है, तो 4 एटम का मास कितना हो गया 4 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, एक एटम का मास कितना था, अरे भैया अभी तो किया है, एक एटम का मास कितना था 16 ग्राम। तो 2 एटम का मास कितना हो गया 32। तो 4 + 32 कितना हो गया, 4 + 32 कितना हो गया 36। तो 36 अब किसका मास है, 36 अब किसका मास है प्रोडक्ट का। क्या ये 36 और ये 36 एक जैसे दिख रहे हैं, मुझे तो उतने ही दिख रहे हैं, ये भी 36 है और ये भी 36 है, यानी कि रिएक्टेंट का मास किसके बराबर है प्रोडक्ट के। लेकिन जब हमने रिएक्शन शुरू की तो क्या इनकी शक्ल इस जैसी थी, नहीं थी। इसी को तो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन लॉ को फॉलो करते करते इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाया। बेटा कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन जिसको बोल रहे हैं, वो इस लॉ को ओबे 101% करेगा। एटम को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन में किसी क्या बोलना चाह रहा है ये, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो अभी तुम्हारे लिए ना ये नाम थोड़े से नए हैं और आपको ये फॉर्मूलाज अभी याद नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, लेटर टाइम हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। विल रिएक्ट विद 5.8 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl को बोला जाता है बेटा सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नाम होता है, फॉर सिंबल है NaCl, ठीक है।
to produced 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate is the law of conservation of mass is true। क्या इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है? देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें कुछ नहीं आता हो तो हम ये नाम लिख सकते हैं। हमारे पास ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कौन कर रहा है, कौन हमारा रिएक्टेंट बनेगा और कौन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। फिर ये आ गई एरो। देखो मैंने आपको बताया था जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक एरो आती है बीच में जिसका हेड जो है उस तरफ होता है। अच्छा, इस पूरे पोर्शन को हमने कहा है रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमारे एक प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ये अभी तो देखो ऐसे मैं बना रही हूँ, लेकिन हम इसको प्रैक्टिसाइज करेंगे कि क्या क्या बनना चाहिए, कैसे कैसे बनेगा। सिल्वर जो है उसको सिंबल में Ag लिखा जाता है, ठीक है। नाइट्रेट को सिंबल में NO3 लिखा जाता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल हो गया। सोडियम को सिंबल में Na लिखा जाता है, क्लोराइड को सिंबल में Cl लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट में बना है सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, राइट। तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल लिखा AgNO3 और सोडियम क्लोराइड का सिंबल लिखा NaCl। सिल्वर क्लोराइड AgCl हो गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो गया, राइट। देखो ये हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक है। रिएक्शन के सबसे पहले बेस पे मैंने क्या कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। और बैलेंस के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ कैसे होने चाहिए? बराबर। अब यहाँ पर Ag किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिल्वर को। कितना है? कोई नंबर है इसके आगे पीछे नीचे? नहीं है ना, तो 1 है। इधर भी कितना है? 1 है। इसका मतलब सिल्वर के एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है? सिमिलर है। ये नाइट्रेट, इस पूरे नाइट्रेट को एक ही मानिए आप, ये इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोला जाता है, आप इसको अकेला एक ही मानिए। सिल्वर नाइट्रेट के आगे पीछे कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर भी नाइट्रेट जो है वो सिंगल माना गया है, तो NO3 भी 1 है। तो नाइट्रेट दोनों तरफ क्या है? सिमिलर है। सोडियम भी यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। क्लोराइड यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो ये अगर कहीं पर ज़रूरत नहीं है ना बैलेंस करने की, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का मास बताइए। मास यानी कि चलिए मान लीजिए इसका मास कितना है, लेट मास कितना मान लिया हमने? x ग्राम मान लिया, पता नहीं ना हमको। अच्छा, फिर कह रहा है कि विल रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड का मास इन्होंने कितना दे दिया? 8.85 ग्राम। कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड सिल्वर क्लोराइड कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 14.35 ग्राम। और हमारे पास कितना सोडियम नाइट्रेट है? 8.5 ग्राम। अगर ये वाली रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स का मास जब जुड़ जाता है तो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के बराबर। अब हमारे पास प्रोडक्ट में जो दोनों दे रखे हैं, दोनों मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनका मास तो हमें पता है, तो क्या हम इस मास को ऐड कर लें? चलिए हम प्रोडक्ट का मास देखते हैं। हमने इन दोनों मासेस को ऐड किया, 14.35 8.5, आप इसको प्लस कर लीजिए। काफ़ी बच्चे ना गलती बहुत करते हैं यहाँ डेसिमल्स में, यहाँ पे हमें गलत नहीं करना है। इसको 0 मानिए, 5 उतारिए, 30, यहाँ पर कितना है? 3 और 5 कितना हो गया? 8, ठीक है। और 14 और 8, 4 और 8 कितना होता है? 12 और 2 22.85 ग्राम। ये किसका मास आया है? ये प्रोडक्ट का आया है,
कंजर्वेशन ऑफ मास चल रहा है, तो किसका मास है? ये प्रोडक्ट का है। अच्छा, हम रिएक्टेंट की तरफ आते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं है, ये अननोन है। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए, बराबर रख सकते हैं ना। 5.85 ग्राम और x ग्राम प्लस में कर लिया, हमें x पता करना है। मैथ्स में करते हैं ना, अगर किसी चीज़ को इक्वलाइज माना है, इक्वल माना है, तो मैथ्स में हम क्या करते हैं? उस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको उस तरफ भेज देंगे। 22.85 में से हम 5.85 ग्राम को क्या कर देंगे? माइनस, है ना। 5.85 ग्राम को माइनस कर देंगे। अच्छा, माइनस करते ही हमारे पास कितना आंसर आ गया कि 22 में से हमने 5 माइनस कर दिए, तो कितने बच गए? 17 ग्राम। 17 ग्राम हमारे पास किसका मास है? x कौन है? इसका अमाउंट, यानी ये अमाउंट किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का। और अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? x की जगह पर किसको पुट कर देंगे? x की जगह पर 17 ग्राम को पुट करके इससे प्लस करेंगे। अगर वैल्यू इसके बराबर आती है, अगर वैल्यू इसके बराबर आती है, तो हम क्या कहेंगे कि यस, दिस इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये केमिकल कॉम्बिनेशंस का पहला लॉ है, और इस पर आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके।